Good morning to all of you students. And today I am going to deal numerical, which is raised by our students Akanksha Priya of Civil Branch, roll number 7. आज हम एक क्वेश्चन को डील करने जा रहे हैं। उसके बाद अपने सिलेबस को आगे बढ़ाएंगे। स्पेसिफिक हीट्स ऑफ गैसेस, जो कि नेक्स्ट टॉपिक है। इसके पहले मैंने जूम ऐप पे मीटिंग दिया था और हम आप लोगों को बताए थे कि जिनको भी जो प्रॉब्लम है वो हमसे राइज करें व्हाट्सएप के माध्यम से या फिर कमेंट बॉक्स में यूट्यूब के कमेंट के माध्यम से या कॉल करके। तो आकांक्षा प्रिया बहुत मतलब कि अच्छा लगा हमें कि इन्होंने क्वेश्चन पूछा व्हाट्सएप के माध्यम से, तो हमारा उत्तरदायित्व तो बनता है कि हम उनके आंसर को दें। चलिए देखते हैं क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन है रेलवे लाइन्स आर जस्ट लेड विथ। रेलवे लाइन्स आप देखते होंगे कि लाइन्स के बीच में गैपिंग होता है। लाइन्स के बीच में गैपिंग होता है दो पटरियों के बीच में। कभी कभी इस तरह का गैप बनाया जाता है। तो क्वेश्चन उसी से संबंधित है। रेलवे लाइन्स आर लेड विथ गैप्स टू अलाउ फॉर एक्सपेंशन, यानी गैप्स अगर नहीं रहेंगे तो एक्सपेंशन के कारण पटरी क्या होगा, मुड़ जाएगा, और गैप रहेगा तो गैप आपस में मेंटेन हो जाएगा। तो एक छोटा सा गैप बनाया जाता है, ड्यू टू एक्सपैंड होगा तो वो पटरी मुड़ सकता है। अगर गैप ना रहे तो गैप इसलिए छोड़ा जाता है ताकि वो आपस में एक्सपेंशन होने के बाद मेंटेन रहे लंबाई। तो रेलवे लाइन्स आर लेड विद गैप्स to allow for expansion। एक्सपेंशन के लिए गैप्स छोड़ा गया है। If the gap between a steel rails 66 मीटर लॉन्ग, यानी कि लंबाई कितना है, लेंथ हम यहाँ डाटा नोट करते जाएंगे। सपोज दैट कि ये लेंथ दिया हुआ है, ये लेंथ है 66 मीटर लॉन्ग। ध्यान दीजिएगा ये पटरी की लंबाई है 66 मीटर। बी, अब देखिए बी का मतलब ये गैप के बारे में बोल रहा है। बी, अब ये जो सेंटेंस है बी, गैप बिटवीन स्टील रेल्स, स्टील रेल्स का जो लंबाई है 66 मीटर और गैप जो है 3.63 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम डेलन ले सकते हैं, इसको 3.63 सेंटीमीटर है, इसको मीटर में बदल देंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक लेंथ का यूनिट मीटर में है, तो इसको भी हम लोग मीटर में बदल देंगे। 10 to the -2 मीटर, -2 से मल्टीप्लाई कर देंगे या फिर डिवाइड कर देंगे 100 से, तो ये डाटा आएगा। अब चलिए आगे देखते हैं। एट टेम्परेचर 10 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि इनिशियल टेम्परेचर हमको 10 डिग्री दिया हुआ है, तो मान लेते हैं T1 10 डिग्री सेंटीग्रेड। देन एट व्हाट टेम्परेचर विल द लाइन्स जस्ट टचेज। तब कह रहा है कि वह टेम्परेचर बताइए किस टेम्परेचर पे ये जो लाइन है ये टच कर देगा एक दूसरे को। ये गैपिंग का लेंथ दिया हुआ है 3.63 सेंटीमीटर। आया क्वेश्चन समझ में? ये गैपिंग जो है दो पटरियों के बीच में 3.63 सेंटीमीटर और लेंथ जो पटरी का वो 66 मीटर दिया हुआ है। तब हमें पूछ रहा है हाँ कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ स्टील, यानी कोफिशिएंट का मान भी दिया हुआ आपका, अल्फा का मान दिया हुआ है 11 क्रॉस 10⁻⁻6 पर डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, ये कोफिशिएंट का मान दिया हुआ। तो हमें पूछ रहा है फाइनल टेम्परेचर या किस तापक्रम पर। निश्चित है, हम लोग जानते हैं कि जब किसी भी मटेरियल में सॉलिड में हम हीट देते हैं तो वो एक्सपैंड करता है। तो यहाँ पे फ्रिक्शन हो रहा है, क्योंकि ट्रेन बहुत लंबा होता है, उसका बॉगी बहुत बड़ा ट्रेन होता है। जब वो चलता है तो वो एक्सपैंड होता है, और जो पटरी का एक्सपेंशन होता है उसको हम लोग कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन या लीनियर एक्सपेंशन के नाम से जानते हैं। तो चलिए आइए अब हम चलते हैं अकॉर्डिंग टू कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन से Q प्रोपोर्शनल टू डेल L। अकॉर्डिंग टू कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन हम लोग क्या जानते हैं, डेल L, यानी लंबाई में जो चेंजिंग है वो किसके समानुपाती है, तो ओरिजिनल लेंथ का, यानी कि चेंज इन लेंथ प्रोपोर्शनल टू ओरिजिनल लेंथ एंड चेंज इन लेंथ
आल्सो प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डेल टी का। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे सवाल क्या है कि फाइनल टेम्परेचर निकालना यानी डेल टी निकालना। इस दोनों को जब कंबाइन कर देंगे तो हमारा कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन यानी डेल टी प्रोपोर्शनल टू एल, डेल एल प्रोपोर्शनल टू एल डेल टी। और जब हम प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं बराबर का चिन्ह लगाते हैं तो एक कांस्टेंट लगाते हैं, तो डेल एल इक्वल टू अल्फा एल डेल टी, यहाँ अल्फा क्या है कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। ठीक है, अब हम थोड़ा क्वेश्चन को हम मिटा रहे हैं क्योंकि स्पेस थोड़ा कम पड़ रहा है। ठीक है, चलिए देखिए डेल एल कितना आ गया हमारा, डेल एल इक्वल टू अल्फा एल डेल टी। अब हमारे पास सारा डाटा अवेलेबल है और हम यहाँ से डेल टी का मान फाइंड आउट करेंगे। तो डेल टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, अल्फा इधर आ जाएगा डेल एल बाई अल्फा इंटू एल बराबर डेल टी। सबका मान पुट कर देंगे, डेल टी का मान निकालेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए देखिए इसको सीधा कर देते हैं, डेल एल बाई अल्फा इंटू एल। डेल एल का मान दिया हुआ 3.63 क्रॉस 10⁻² मीटर एंड अल्फा का मान वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन अल्फा का मान है 11 क्रॉस 10⁻⁶ एंड लेंथ जो है मेरा 66 मीटर। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके देख लीजिए 363 ये पॉइंट ये दोनों खत्म हो जाएगा, 10⁻² है और 11 क्रॉस 10⁻+6 हो जाएगा, -6 हो जाएगा तो 66 है, एक पॉइंट घटा तो नीचे 100 आ जाएगा और ये जाएगा तो ये -4 हो जाएगा और जब इसमें घटेगा माइनस तो ये टोटली 10⁻², दैट मींस इसको हम 100 लिख सकते हैं। चलिए अब काट दीजिए, 11 11 3 जा 33 23 11 3 जा 33 33 2 जा 66। अब इसको जब आप काटेंगे तो आ जाएगा 50, डेल टी का मान 25 आ गया, यानी कि मेरा टेम्परेचर 50 आ गया। ठीक है, सॉरी 25 नहीं 50 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर का वैल्यू है। तो ये मेरा डेल टी आ गया, यानी कि डेल टी 50 डिग्री सेंटीग्रेड हमारा निकल गया। क्वेश्चन क्या था कि हमें वो टेम्परेचर बताइए जिस पे दोनों जो है गैपिंग फिल हो जाएगा, यानी कि जो पटरी के बीच में जगह है वो पूरा फुलफिल हो जाएगा। तो फाइनल टेम्परेचर निकालने के लिए आंसर मेरा हो जाएगा फाइनल टेम्परेचर इक्वल टू इनिशियल टेम्परेचर प्लस डेल टी। क्योंकि इनिशियल टेम्परेचर नहीं दिया हुआ रहता तब हम उसको कंसीडर नहीं करते, छोड़ देते, क्योंकि जब इनिशियल टेम्परेचर दिया हुआ 10 डिग्री तो उसको हम कंसीडर करेंगे ना। तो इनिशियल टेम्परेचर प्लस डेल टी दैट इज 10 डिग्री प्लस 50 डिग्री सेंटीग्रेड 60 डिग्री। तो ये है आपका इस सवाल का आंसर। बहुत अच्छा लगा आपने सवाल पूछा और इसी तरह से आगे पूछते रहिएगा। और हम हर एक विद्यार्थी पे मेरा नज़र है जो हम सबको देख रहे हैं, क्योंकि सबका डाटा मेरे पास है। आप कितना असाइनमेंट सबमिट किए हैं, कितना हमारा एग्जाम अटेंड किए हैं, कितना आप हमसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। हम दूर हैं लेकिन इस कम्युनिकेशन के ज़माना में हम दूर भी नहीं हैं, क्योंकि वीडियो के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, कॉल के माध्यम से हम लोग जुड़े हुए हैं। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट।
देखिए ये आपका डेफिनेशन है स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम का, ठीक है। तो क्या देखिए क्या है इसमें, इट इज अमाउंट ऑफ हीट, उष्मा की वह मात्रा जो हमें राइज करता है बॉडी के टेम्परेचर को थ्रू 1 डिग्री सेंटीग्रेड। उष्मा की वह मात्रा जो बॉडी के टेम्परेचर को 1 डिग्री बढ़ा दे, कब? जब वॉल्यूम कांस्टेंट हो हमारा तब। तो इस कंडीशन में जब वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तो केवल उष्मा का खपत 2 चीज़ों में होगा। ध्यान दीजिएगा कि जब हम टेम्परेचर दे रहे हैं, वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो वॉल्यूम कांस्टेंट है तो उस हीट का जो यूज है वॉल्यूम को टेम्परेचर बढ़ाने में, और दूसरा वॉल्यूम में खर्च हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे वर्क डन जो है 0 होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पिस्टन फिक्स्ड है, ठीक है। पिस्टन जब मूवेबल होगा तब वर्क डन होगा। तो इस कंडीशन में यानी कि यहाँ पर जो हमारा कांस्टेंट वॉल्यूम केस है, यानी स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो उष्मा जो हमारा लॉस कर रहा है वो केवल टेम्परेचर इंक्रीज करने में एंड प्रेशर ऑफ द गैस, प्रेशर तो बढ़ेगा गैस का, लेकिन ये फिक्स होने की वजह से, हमारा पिस्टन फिक्स होने की वजह से ये मूव नहीं कर पाएगा। यानी यहाँ पे वर्क डन गैस के द्वारा वर्क डन 0 होगा। आगे एक आपका सवाल पूछा जाएगा, भाई Cp इज ग्रेटर देन Cv। तो यहाँ से इस जो टॉपिक बता रहे हैं यहाँ से उस सवाल का आंसर आपको मिल जाएगा कि Cp ग्रेटर Cv से क्यों होता है। क्योंकि Cv में जो स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम के केस में जो उष्मा की मात्रा खपत होती है वो 2 चीज़ों में खपत होता है। पहला, गैस अपना जो टेम्परेचर बढ़ाता है उसमें, और दूसरा जो इसका प्रेशर है, प्रेशर तो बढ़ता है नो डाउट, और चूंकि ये फिक्स्ड पिस्टन है जो कि कांस्टेंट वॉल्यूम किया हुआ है, इसलिए यहाँ पे वर्क डन नहीं हो पाता है। इसलिए दिस इज स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। चलिए अब इसका छोटा सा डेरिवेशन देख लेते हैं। इसके बाद देखेंगे स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। मान लेते हैं m जो है मास है, मास ऑफ द गैस, T1 इनिशियल टेम्परेचर एंड T2 फाइनल टेम्परेचर। तब स्पेसिफिक हीट्स हमारा Q इक्वल टू क्या लिखेंगे? Q इक्वल टू मास इनटू स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक। ये देख लीजिएगा आपको, मास इनटू स्पेसिफिक हीट एट वॉल्यूम इनटू चेंज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर चेंज क्या डेल्टी सीधे लिखते हैं, तब क्या हो जाएगा मेरा स्पेसिफिक Q इक्वल टू M, और क्या बताए थे स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम डिनोटेड बाय Cv। तो M Cv इनटू डेल T को T2 माइनस T1। तो ये है आपका फाइनल डेरिवेशन ऑफ स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम का। इसी तरह से स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर को भी देखेंगे। तो चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। तो इससे पहले हम देख चुके थे स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम के बारे में। अब देखते हैं स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर के बारे में। डिनोटेड बाय Cp, Cp से होगा प्रेशर है। तो चलिए अब मान लिया कि देखिए मेरा कंटेनर है, इसमें मेरा गैस भरा हुआ है, ठीक है। ये पिस्टन है मूवेबल, ये पिस्टन मूवेबल है। तो सबसे पहले देख लेते हैं डिफिनेशन के बारे में, ठीक है। तो अमाउंट ऑफ हीट, फिर वही चीज़ है अमाउंट, उष्मा की वह मात्रा, उसमें भी वही चीज़ था उष्मा की वह मात्रा।
तो ये चीज़ दोनों में कॉमन हो गया ऊष्मा की वह मात्रा, यानी अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू राइज द टेम्परेचर, यानी कि टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए जो ऊष्मा की मात्रा खपत होता है किस केस में, तो कांस्टेंट प्रेशर के केस में। उसमें मेरा कांस्टेंट वॉल्यूम था, तो जब वॉल्यूम कांस्टेंट था तो क्या हो रहा था कि ऊष्मा का मात्रा जो खपत हो रहा था केवल दो चीज़ों में, पहला टेम्परेचर को बढ़ाने में और दूसरा प्रेशर को बढ़ाने में। तो प्रेशर बढ़ तो रहा था लेकिन पिस्टन फिक्स होने की वजह से वर्क डन नहीं हो रहा था, ठीक है। इस केस में क्या है कि हमारा मूवेबल पिस्टन है, यहाँ पे जो पिस्टन है मूव कर रहा, तो जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा तो पिस्टन काउंटर बैलेंस करने के लिए, यानी कि प्रेशर को काउंटर बैलेंस करने के लिए पिस्टन क्या होगा, मूव करेगा। जब पिस्टन मूव करेगा तो वर्क डन होगा, वर्क डन हुआ, दैट मीन्स यहाँ पे एनर्जी का खपत दो चीजों में हो गया, पहला टेम्परेचर को बढ़ाने में और दूसरा वर्क डन में। तो इसीलिए हम कहते हैं Cp इज ग्रेटर देन Cv, क्योंकि उसमें ऊष्मा का जो मात्रा खपत हो रहा था केवल टेम्परेचर राइज करने में और वर्क डन हो नहीं रहा था वहाँ। तो चलिए अब डेफिनेशन क्लियर है, डेफिनेशन में ज़्यादा कुछ है नहीं रखा हुआ। ऊष्मा की वह मात्रा जो किसी भी सब्सटेंस में हम जब टेम्परेचर ऊष्मा देते हैं तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड या 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने में जो ऊष्मा की मात्रा खपत होता है एट कांस्टेंट वॉल्यूम, उसको हम लोग स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर बोलते हैं। प्रेशर पहले वाला वॉल्यूम बार बार बोला जाता है, तो ये सब रिमाइंड कीजिएगा, है ना, ठीक है। तो एट कांस्टेंट प्रेशर इसको हम लोग डिनोट करते हैं Cp से। तो छोटा सा इससे एक डेरिवेशन है, मान लेते हैं m विद द मास ऑफ द सब्सटेंस and T1 and T2 with the initial and final temperature, then specific heats at constant pressure Q equal to mass into specific heats at pressure into changing temperature या temperature difference। तो Q इक्वल टू क्या हो जाएगा m और स्पेसिफिक हीट एंड कांस्टेंट प्रेशर को Cp से डिनोट करते हैं और चेंज इन टेम्परेचर को इनटू माइनस। तो ये है मेरा फाइनल डेरिवेशन ऑफ स्पेसिफिक हीट एंड कांस्टेंट प्रेशर का। तो ये सब छोटा छोटा जो अभी हम सिखा रहे हैं आपको, ये स्पेसिफिक हीट एंड कांस्टेंट प्रेशर, स्पेसिफिक हीट एंड कांस्टेंट वॉल्यूम और स्पेसिफिक हीट, तो बस अभी एक ही डेफिनेशन चला, उसका 3 रूप था, एक सिंपल डेफिनेशन, दूसरा स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तीसरा एट कांस्टेंट प्रेशर। नेक्स्ट हम देखेंगे दोनों में रिलेशन, यानी कि Cp एंड Cv में संबंध। रिलेशन जब बताएंगे तो ये टॉपिक खत्म हो जाएगा, फिर इससे संबंधित हम वीडियो जो न्यूमेरिकल वीडियो देंगे, और न्यूमेरिकल वाला वीडियो एकदम स्किप मत कीजिएगा, छोड़िएगा मत वीडियो। तो ये जो रिलेशन है स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर एंड स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा जो कि लेक्चर नंबर 10 होगा। आज के लिए इतना रहने दीजिए और वीडियो को आगे मन से देखिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। जहाँ भी प्रॉब्लम हो आप बेहिचक आप हमसे सवाल पूछिए व्हाट्सएप के माध्यम से। आज देखिए एक स्टूडेंट ने पूछा, उसका मैंने ख्याल रखा, उसका हमने आंसर दिया। तो ऐसा नहीं है, कोई भी स्टूडेंट आप हो आप जरूर पूछिए। ऑल स्टूडेंट्स आर इक्वल फॉर मी एंड यू हैव टू राइट टू अराइज क्वेश्चन रिलेटेड टू योर टॉपिक। थैंक्स, गुड डे।